मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अस्थमा के बारे में। अस्थमा, जिसे आप कॉमनली दमा के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से अस्थमा हो सकता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दमा यानी अस्थमा क्या है। तो यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे देश में 6% चिल्ड्रंस एंड 2% एडल्ट इससे सफ़र कर रहे हैं। फीमेल और मेल के कंपैरिजन में मेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। यह एक क्रोनिक डिजीज़ है, लेकिन इसको फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी सांस की नली में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके डिस्प्रपोर्शनेट होती हैं, तो इसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और इस कारण से अस्थमा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एयर ब्रीथ करते हैं, जब वो हमारे फेफड़ों में जाता है तो हमारे फेफड़ों में एल्वेलाई होती हैं जो कि ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करती हैं। तो किसी वजह से अगर उनमें सूजन आ जाती है, वो श्रिंक होने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम नहीं कर पाती हैं, और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। यह बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है आजकल के टाइम में। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण कि आपके चेस्ट में टाइटनेस मिलेगा। टाइटनेस मीन्स कि बहुत ज़्यादा लगेगा कि कंजेशन हो रहा है, कुछ फंसा हुआ है, इस तरह की फीलिंग आती है मरीज़ में। और साथ ही साथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, स्पेशली जब कोई वर्कआउट करेगा या फिर जैसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना है, ज़्यादा देर तक खड़े होकर के कोई काम करना है, तो उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी महसूस होगी। और इसके साथ ही साथ में चेस्ट से एक व्हीजिंग साउंड आएगा, मीन्स जैसे विसल टाइप का ऐसा साउंड उसको फील होगा, रैटलिंग साउंड आएगा। मतलब जो मरीज़ है वो खुद महसूस कर सकता है कि उसके अंदर से साए साए इस तरह की आवाज़ आ रही, जैसे विसल बजती है। इसके अलावा कफिंग रहेगा। पेशेंट को कफिंग बहुत ज़्यादा रहेगा और इतना ज़्यादा खांसी आएगा कि उसको अपने आप रिलीफ़ नहीं मिल पाएगा। जो कफ है उसके लिए उसको मेडिसिन यानी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ये तो इसके कुछ मेन लक्षण थे कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अस्थमा के मरीज़ में। अब हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकता है अस्थमा का। तो अस्थमा के बहुत सारे कारण हैं जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज जो इसका है वो अभी भी अननोन है, जिसका अभी पता नहीं लगाया जा सका है। तो इसमें जो सबसे पहला मेन कॉज है वो फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम, आपकी फैमिली में हिस्ट्री चली आ रही है कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, मदर, इन सबको अगर इस तरह की परेशानी है तो ये आप में भी आ सकता है। ये इसका मेन कारण है। दूसरा रेसेस, मीन्स कि कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कॉमनली पाया जाता है, जैसे अफ्रीकन और अमेरिकन, इन रेसेस में ये ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। फीमेल और मेल के कंपैरिजन में मेल्स में इसका रेशियो ज़्यादा होता है। और इसके साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, मीन्स कि जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जो ज़्यादा केमिकल होता है या मेटल वर्क, जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उस चीज़ से, उस फील्ड में अगर वर्क करते हैं तो उस केस में भी उनको अस्थमा हो सकता है। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट भी इसमें मेन कारण है। जैसे कि इन्वायरमेंट में उस मतलब कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या, आपको वो पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से परेशानी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप उस चीज़ से दूरी बना के रख सकते हैं। जैसे किसी को पॉलन ग्रेन्स है, उससे एलर्जी होती है, या फिर सडन चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, मीन्स आप जहाँ पर है अभी ठंड से अचानक से गर्म जगह में गए तो बहुत लोग बोलेंगे कि हमें कोल्ड हो गया, हमारी परेशानी बढ़ गई, सांस लेने में दिक्कत होने लगे। तो इस तरह से मीन्स आप एसी रूम में, एसी रूम से बाहर जाएं तब आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए, या बाहर से अंदर आए तो इस सडन जो चेंज होता है टेम्परेचर का, तो इसकी वजह से भी ये भी एक मेन ट्रिगर पॉइंट है इसका। और पॉल्यूशन भी इसका एक मेन कारण है। साथ साथ मतलब
मेरा कहना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी परेशानी किस चीज़ से बढ़ रही है। अगर आप इस चीज़ को जान पाएंगे, इस चीज़ को नोटिस करेंगे, तो आप उस चीज़ से दूरी बना सकते हैं। जैसे लेडीज़ में है कि हाँ, कुछ लोग डस्टिंग करती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि स्नीजिंग होने लग गई है, उनको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ होने लग गई। तो अगर इस तरह से तो अगर उनको पता है कि उस चीज़ से परेशानी है, तो उस चीज़ से दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी परेशानी भी बढ़ नहीं पाएगी। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे डायग्नोज कर पाएंगे कि ये अस्थमा की मतलब कि पेशेंट में अस्थमा की दिक्कत है। तो ऐसे जो एग्ज़ामिनेशन होता है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो आपका निरीक्षण करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो उसके थ्रू भी आपकी परेशानी का उनको पता लगेगा। इसके साथ ही साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो सांस ले रहे हैं उसका क्या गति क्या है, इसके लिए फेफड़ों की क्या कंडीशन चल रही है, तो इसमें पता चल जाएगा उनको। तो ये एक मेन टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होता है। ब्लड टेस्ट में आपको एसिनोफिल काउंट का पता चलेगा कि एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट क्या है, आपका एसिनोफिल क्या है। और साथ ही साथ में एक चेस्ट का एक्सरे कराया जा सकता है, उसमें भी पता लगाया जा सकता है। तो ये तो इसके कुछ मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो कि है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को भी परेशानी है इस तरह की, तो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन इसके लिए बहुत ही अच्छी है। अगर जो मरीज़ है रात में उसकी परेशानी बढ़ जा रही है, सोते टाइम पर उसको दिक्कत हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है, सफोकेशन फील हो रहा है, जैसे कि सांस फूल रहा है, दम घुटने लग जा रहा है, इस तरह की अगर फीलिंग आ रही है तो आर्सेनिक एल्बम को आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले सकते हैं इसकी। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट भी इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको कंजेशन की फीलिंग हो रही, चेस्ट में टाइटनेस फील हो रहा है, कंजेशन फील हो रहा है, जकड़न सा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए एंटिमटार्ट ले सकते हैं। एंटिमटार्ट में जो मरीज होगा उसको अंदर से रैटलिंग साउंड आएगा, जैसे घड़ घड़ ऐसा जो होगा उसको महसूस होगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो एंटिमटार्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंटिमटार्ट को भी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ अगर आपको सांस फूल रही है और साथ ही साथ में जो आपको बलगम आ रहा है वो येलो कलर में आ रहा है, तो नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। नेट्रम सल्फ बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है अस्थमा के केस में या सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो। साथ ही साथ अगर आपके बच्चों में भी किसी बच्चे में अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन की भी आपको 2-2 बूंद यूज़ करनी है सुबह, दोपहर, शाम। और अगर बच्चे हैं तो उनमें भी 30 पोटेंसी में 1-1 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करना है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है इपिकैक। इपिकैक अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी करते करते आपका चेहरा एकदम नीला पड़ गया है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एक्सचेंज नहीं होने की वजह से सही से उसकी प्रॉपर वे में, तो इसकी वजह से जो मरीज होगा उसका चेहरा नीला पड़ने लग जाता है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। अगर आपको भी इस तरह की परेशानी हो रही कि बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उसमें रिलीफ नहीं मिल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, तो इपिकैक यूज़ किया जा सकता है। इपिकैक इसके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो इपिकैक जो है उसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करना है। आगे नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है कैलीसेल्फ। कैलीसेल्फ इसके लिए बहुत ही एक्यूरेट रेमेडी, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके बच्चों में दिक्कत है अस्थमा की तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कैलीसेल्फ को 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करना है। इस मेडिसिन की भी 30 पोटेंसी लेनी है। आगे जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब की 30 पोटेंसी यूज़ करनी। बेराइटा कार्ब मेनली उन लोगों में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि ओल्ड होते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, कफ फंसा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो जो बलगम है उसको वो एक्सपेक्ट्रेट नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकाल पाते हैं।
तो ऐसे मरीजों को बेराइटा काप की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना है। ऐसा करने से जो उनकी परेशानी है वो धीरे धीरे उनको रिलीफ होने लग जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो वैसे तो होम्योपैथिक में अस्थमा के लिए भी बहुत ही अच्छी और बहुत सारी मेडिसिन्स है, लेकिन जो बेस्ट मेडिसिन्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।